हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। अब आपके सामने में उस्मानी सर फिर से ले आए हैं इलेक्ट्रिक डायपोल पर एक प्यारा सा, बहुत बेहतरीन सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों, हम लोग इस पर एक वीडियो कर रखा है। अगर किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें वो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या बिहेव करता है, या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायपोल पर किस तरह का प्रभाव डालता है। तो बच्चों, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आप हमारे इस चैनल के लिए बिल्कुल नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वो सारे वीडियोस हमारे दिए हुए चैनल को आप देख सकते हो। इस तरह से आप इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसको आप बेहतर तरीके से समझ सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। प्यारा सा टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों, ये थोड़ा सा कंसर्न टॉपिक है। आप जस्ट इससे पहले वाले वीडियो को अगर आप देख रखा है तो आपको ये समझने में बहुत आसानी होगी। इससे पहले वाले वीडियो मैं बता रखा है, उसमें ऑलरेडी ये बना हुआ है, बता रखा है कि अगर हमारा कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें कोई डायपोल को अगर हम रखते हैं माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, तो इस डायपोल के दोनों चार्जेस पे जो फोर्स लगता है, इन फोर्सेस को हम लोग कपल ऑफ फोर्स कहते हैं, बल युग्म कहते हैं। यानी ये दोनों मिलकर के डायपोल को रोटेट करना चाहेगा, घुमाना चाहेगा, और ये घुमा करके इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लाना चाहेगा। तो जो भी फोर्स या कपल ऑफ फोर्स किसी भी बॉडी को किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करने का काम करेगा, उस फोर्स के मेजरमेंट को हम लोग टॉर्क कहते हैं। तो इसके रोटेट करने का जो इन दोनों फोर्सेस का जो मेजरमेंट है उसको हम लोग टॉर्क कहते हैं, और ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिराइव कर रखा है। टॉर्क को हम लोगों ने देखा था Pe sin थीटा, और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में देखना है तो हमने कहा था P क्रॉस E, और इसको याद करने के लिए हमने कहा था टॉपी याद रहेगा तो ये सीक्वेंस हमें याद हो जाएगा, क्योंकि P क्रॉस E का ये वैल्यू आएगा स्केलर में, और E क्रॉस P करते हैं तब भी यही वैल्यू आएगा। तो हमें अब ये देखना है कि P क्रॉस E क्रॉस P, तो हमने कहा कि बेहतर है याद रखने के लिए टॉपी याद रख लो। दूसरी बात, अगर आप इसको प्रैक्टिकली याद रखना चाहते हो तो ये जो टॉर्क लग रहा है, इफेक्ट ऑफ फोर्स, इसको इधर की तरफ रोटेट करना चाहता है, इधर की तरफ। अब अगर इधर की तरफ इसको रोटेट करना चाहता है तो राइट हैंड का स्क्रू रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंडेड स्क्रू रूल का जो फंडा है उसका हम यूज करते हैं। अगर ये इधर की तरफ रोटेट हो रहा है तो हमें ये देखना, इधर हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है और इधर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो अगर हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में सोचेंगे तो ये P क्रॉस E करेंगे, P क्रॉस E करेंगे तो डायपोल उधर की तरफ घूम भी रहा है, ये टॉर्क उधर काम कर रहा है। उस समय हमारा थंब वर्टिकली या बोर्ड के अंदर बिल्कुल इनवर्ट की तरफ होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो टॉर्क का रिलेशन है डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो कैसा होगा, ये ऑलरेडी हम लोग क्लियर कर चुका है। आज हम लोग देखेंगे कि अगर किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी दूसरे चार्ज या किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो प्रोवाइडेड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए। बच्चों, जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो हम ये कहना चाहते हैं कि एक स्पेसिफाइड रीजन है, क्षेत्र है, उस क्षेत्र के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड सेम है, तो उस पूरे रीजन को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक क्षेत्र का रीजन कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन बना लेते हैं, क्षेत्र बना लेते हैं। लेट अस सपोज दैट वेरी क्षेत्र है इस तरह से,
ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कुछ लाइन ऑफ फोर्स को हम ले लेते हैं टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड और ये यूनिफॉर्म है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लिया जाए कि हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है और ये इलेक्ट्रिक डायपोल कुछ एंगल पर है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल कुछ एंगल पर है और ये हमने मान लिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये डायपोल जो है ये थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। और यहां पे अगर हमारा माइनस चार्ज और यहां प्लस चार्ज है तो डायपोल मोमेंट हमारा इधर की तरफ हो जाएगा। डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो थीटा एंगल है ये एंगल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहरी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारा जो ये डायपोल रखा हुआ है इसके दोनों के बीच का एंगल है। तो हम ये थीटा को कह सकते हैं थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल एंड द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर इस सिचुएशन में हमारा डायपोल है तो इस पर जो टॉर्क काम करने वाला है तो ये ऑलरेडी हम लोग डिराइव कर चुके हैं। ये टॉर्क काम करता है हमारा PE साइन थीटा। तो बच्चों टॉर्क का जो डेफिनेशन है आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है। टॉर्क जो होता है वो फोर्स का एक मेजरमेंट होता है, फोर्स का मेजरमेंट। अब कौन सा फोर्स? तो वह फोर्स जो किसी भी बॉडी को किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करने की कोशिश करता है या रोटेट करता है, तो उस फोर्स का जो मेजरमेंट होता है उसको हम लोग टॉर्क कहते हैं। अब हम यहां पे चूंकि हमारा यहां पे टॉर्क का जो वैल्यू होगा रोटेशनल होगा, चूंकि इसको रोटेट करने की बात कर रहे हैं हम लोग, तो अब ये मान लेते हैं कुछ देर के लिए, हम ये मान लेते हैं कि हमने इस डायपोल को थोड़ा सा रोटेट करा, थोड़ा सा रोटेट करा दिया। और वो कितना थोड़ा रोटेट कराया? तो हमने माना कि डायपोल को हमने इतने एंगल से रोटेट करा दिया, डायपोल को हमने इतने एंगल से रोटेट करा दिया। अब यहां पे हमारा प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, वही चीज है। अब ये कितने एंगल से हमने रोटेट कराया? बहुत छोटा एंगल, मान लिया डी थीटा से हमने इसको रोटेट करा दिया। अब ये रोटेशन हमने कैसे कराया? तो हमने ये रोटेशन एक्सटर्नल फोर्स से कराया। हमने एक एक्सटर्नल टॉर्क लिया, फोर्स लिया और वो एक्सटर्नल टॉर्क लेकर के थोड़ा सा हमने इसको रोटेट करा दिया। और ध्यान रखना है कि जब हम इसको रोटेट करते हैं बहुत स्लोली करना है और बहुत छोटा रोटेशन होना चाहिए। तो हमने थोड़ा सा रोटेट कराया डी थीटा। अब इस डी थीटा को हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। तो अब यहां पे हमारा जो इस पे वर्क होगा, अब जो वर्क होगा, जब भी हम लीनियर सिस्टम में वर्क करते हैं बच्चों, तो आपने ये पढ़ा होगा कि कोई बॉडी है उसके अंदर मास m है, हमने इस पर फोर्स लगाया और इस बॉडी को हमने यहां से डिस्प्लेस कर दिया s डिस्टेंस से, फोर्स F लगाया। तो हमने इसको डिस्प्लेस करने में वर्क कितना करा? तो बोलते हैं यहाँ फोर्स कितना लगा और कितना डिस्प्लेसमेंट हमने कराया s। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अगर दोनों के बीच डायरेक्शन में कुछ एंगल बनता है तो कॉस ऑफ दैट वेरी एंगल से यहाँ मल्टीप्लाई होता है। सिमिलरली जब हम टॉर्क की बात करते हैं, तो जब टॉर्क की बात होती है, जब वो किसी बॉडी को रोटेट करने का काम करता है टॉर्क, तो अब ये टॉर्क को थोड़ा सा हम लोग सिमिलरिटी पोजीशन देते हैं वर्क के लिए, लीनियर में वर्क और एंगुलर में, रोटेशनल में टॉर्क। तो टॉर्क का वैल्यू हमारा यहाँ पे क्या आ गया है? P साइन थीटा आ गया है। अब अगर हमने रोटेशन कराने में वर्क की अगर बात करें, अगर हम चलो हल्की सी सर्दी है बच्चों, तो ये अगर हम वर्क की बात करें तो ये जो हमारा वर्क होगा बिल्कुल फोर्स के प्लेस में हम टॉर्क को लेके आते हैं और जो यह हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है लीनियर वो s होता है। और यहाँ पे हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, हमने कितना डिस्प्लेसमेंट कराया? उसको डी थीटा कराया।
और बहुत थोड़ा सा कराया तो वर्क भी हमारा बहुत थोड़ा सा होगा। तो हम यहाँ कहते हैं कि इस सिस्टम को हमने एक्सटर्नल एजेंसी से अगर इसको रोटेट करने की कोशिश करा तो बहुत थोड़ा सा वर्क हो जाएगा। दिस वेरी वर्क को हम W, स्मॉल वर्क को W और उसमें D लगा देते हैं तो वेरी वेरी स्मॉल वर्क हो जाता है। एंड दिस बिकम्स, ये क्या होता है बच्चों, टॉर्क होता है और ये थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करा तो ये हमारा वर्क मिल गया। दिस इज द वर्क टू रोटेट दैट वेरी डाइपोल इन एंटी क्लॉकवाइज। हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा और इस पर लगने वाला टॉर्क जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको अलाइन करना चाहता है। यानी ये टॉर्क है लग रहा है, ये चाह रहा है कि इसको घुमाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल कर दे। तो ये हमारा टॉर्क है, एक्सटर्नल टॉर्क का डायरेक्शन है, ये एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है। सॉरी, ये हमारा जो सिस्टम है यानी ये चार्ज ये लगा रहा है, इंटरनल है ये, या यूं कहो कि टॉर्क अप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उनका ये टॉर्क है, टॉर्क अप्लाइड बाय दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये बाहर का कोई एजेंसी है जिसको हम लोग एक्सटर्नल टॉर्क भी कहते हैं, एक्सटर्नल टॉर्क भी कह सकते हैं इसको। तो बाहर से हमारा कोई सिस्टम है जो इस पर एक्सटर्नल टॉर्क लगाने का काम करता है। अब सवाल है कि हमने जब इसको बहुत धीरे से रोटेट कराया है तो हमारा जो एक्सटर्नल टॉर्क होगा, हमारा जो एक्सटर्नल टॉर्क होगा वो न्यूमेरिकली अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा टॉर्क अप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो टॉर्क अप्लाई करेगा बिल्कुल उसके बराबर होगा। अगर हम यह वर्क डन की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह की बात आती है। अगर हम ये लिखेंगे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क, तो टॉर्क का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, तो यहां पे हमारा ये वैल्यू कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा। अगर हम ये बोलेंगे कि टॉर्क कौन सा है तो बोलेंगे अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है, तो वर्क डन बाय अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो यहां पे हमें cos 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फर्ज करो बच्चे, अगर हमने इधर की तरफ किसी बॉडी में फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट अगर हमारा उल्टी डायरेक्शन में होता है, अपोजिट में होता है, तो उस समय इन दोनों के बीच जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है Fs एंड cos ऑफ बिटवीन दीज टू 180 डिग्री होता है, तो यहाँ cos 180 डिग्री का वैल्यू आ जाता है। अगर अपोजिट में होता है, अगर वो सेम में होता है तो यहाँ पे ये एंगल हम लोग नहीं देते हैं, डायरेक्ट Fs हो जाता है। सिमिलरली अगर एक्सटर्नल टॉर्क ने इसको रोटेट करा और इसके कारण हम वर्क चाहते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क, तो यहाँ पे cos 180 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। अगर वर्क डन बाय द टॉर्क अप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये लिखते हैं तो यहाँ cos 180 हो जाएगा, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट या रोटेशन इधर है और ये टॉर्क जो लगा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा रहा है, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, इसके हिसाब से 180 लगेगा। तो हम लोग यहाँ वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क रखते हैं सो दैट कि हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको हम कर देते हैं आउट। अब हमारे पास ये वर्क कितना हो गया बच्चों, तो ये वर्क हो गया P साइन थीटा और ये डी थीटा। दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क। इसको हम कह सकते हैं स्मॉल वर्क डन या वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क, यानी जो बाहर से टॉर्क लगा, बाहर से फोर्स लगा, जिन्होंने बाहर के एजेंसी के द्वारा ये फोर्स लगा के हमने उसको टॉर्क उसमें प्रोड्यूस करा, तो ये हमारा एक्सटर्नल था, बाहर था, इसलिए बाहर का एक टॉर्क है। अब हमने जब इस सिस्टम में काम किया, जब भी किसी सिस्टम में बच्चों बाहर के एजेंसी से काम होता है तो वह काम एनर्जी ऊर्जा बन करके उस सिस्टम के अंदर स्टोर होता है। और अगर सिस्टम खुद काम करता है, अगर वो सिस्टम खुद काम करता है तो उस समय सिस्टम का एनर्जी घट जाता है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई कर रहा है यही टॉर्क लगा के अगर उसको घुमाता है तो हम कहेंगे कि सिस्टम ने खुद यहां वर्क करा, तो
तो यहाँ पे जो ये वर्क एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो हम कहेंगे सिस्टम का एनर्जी यहाँ घट गया। और अगर हमने बाहर किसी एजेंसी से फोर्स लगा के इसको रोटेट करा और इस सिस्टम पे हमने वर्क करा, तो अब इसमें जितना वर्क होगा वो वर्क उस सिस्टम में एनर्जी बन करके स्टोर हो जाता है। तो ये चीज को ध्यान देना पड़ेगा कि कब कौन सा चीज हमें यूज करना है और किस तरह की बात करनी है, तो उस तरह से हम अपने काम को यहाँ पे अंजाम दे सकते हैं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम है या वर्क डन बाय द सिस्टम है, ये दोनों बात अलग अलग है। तो यहाँ वर्क डन बाय द सिस्टम नहीं है, ऑन द सिस्टम है, चूंकि बाहर से हम काम कर रहे हैं, बाहर से काम कर रहे हैं, इसलिए वर्क डन बाय द सिस्टम है। अब हम ये कहेंगे कि हमने थोड़ा सा रोटेट करा तो इतना सा वर्क हो गया। अब हम चाहते हैं कि अब ये जो हमारा डायपोल है, इस डायपोल को सम एंगल से इसको रोटेट कराएंगे, कुछ एंगल से इसको रोटेट कराएंगे और देखते हैं कि टोटल वर्क हमारा कितना होता है। तो अब इसको हम यूं कह सकते हैं कि हमने जो डायपोल ले रखा है उस डायपोल को किसी दो स्पेसिफाइड एंगल के बीच हम रोटेट कराते हैं और उसको बोलते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी ऑन द सिस्टम ऑन द डायपोल व्हेन एंगल इनिशियली इज θ1 एंड फाइनल एंगल इज θ2। हमने θ1 एंगल से θ2 एंगल तक इसको रोटेट कराने का काम करा और हमने कहा कि इतना ये वर्क हो गया। इधर हम यहाँ पे लोअर अपर लिमिट नहीं लेते हैं, जस्ट इट इज अ सिंबल, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो डी ओमेगा डब्ल्यू को हम डब्ल्यू लिख सकते हैं, चूंकि हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब इंटीग्रेशन में हमें यह देखना है कि यहाँ ऐसा कौन वैल्यू है जो इस इंटीग्रेंड के अंदर नहीं आएगा। इट मींस कि जो वेरी नहीं करता है, तो वेरी नहीं कौन नहीं करेगा, उसका जो डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट वेरी नहीं करता। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी स्टैब्लिश है, यूनिफॉर्म है, वो भी वेरी नहीं करता है। तो इन दोनों क्वांटिटी को हम बाहर कर लेंगे। बच्चों जब आप कोई कैलकुलेशन करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, तो आपको उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, नहीं तो रट्टाफिकेशन हो जाएगा और साइंस में कोई भी रटने की कोई जगह है ही नहीं। तो अब यहाँ पे हमारा इंटीग्रेंड के अंदर में इंटीग्रेंड के फॉर्म में साइन थीटा डी थीटा रह गया और ये θ1 से लेके θ2 के बीच इसका इंटीग्रेशन हो रहा है। थोड़ा सा कैलकुलेशन चाहिए, हम लोग इसको यहां से करते हैं, इरेज आउट। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ये हो गया PE। अब साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ बेसिक फॉर्मूला है बच्चों डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का, करचे वो मैथमेटिक्स कैलकुलस के अंतर्गत आता है, लेकिन फिजिक्स में इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे फॉर्मूलाज को आपको जानना पड़ेगा। अगर मैथ्स के बच्चे हो तो उसके लिए तो कोई दिक्कत है नहीं। साइन थीटा का यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और उसके बाद लिमिट हमारा θ1 टू θ2 आ जाएगा एंड दिस बिकम्स, माइनस को अगर हम बाहर कर ले PE के साथ माइनस रख दें तो यहाँ पे हमारा cos थीटा रह जाएगा। और एक बार यहाँ अपर लिमिट रखते हैं थीटा में, यानी θ2, और माइनस के बाद जो प्रोसीजर है इंटीग्रेशन का, डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब यहाँ थीटा में लोअर लिमिट आ जाएगा तो ये हो जाएगा cos θ1। तो फाइनली हमारा ये वर्क उस सिस्टम पर हो रहा है और ये वर्क जो कर रहे हैं ये वर्क एक्सटर्नल एजेंसी कर रहा है। इट मींस कि दिस अमाउंट ऑफ वर्क इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम। और यहां सिस्टम हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, तो इस सिस्टम में ये एनर्जी बन के रह जाता है। तो ये जो वर्क है तो हम कह सकते हैं दिस वर्क is stored as electric potential energy in the system या in the dipole। इस डायपोल में हमारा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ये स्टोर हो जाता है। क्योंकि बच्चों आप 11th में पढ़ रखा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको हमेशा रेडीमेड रहना चाहिए, क्लियर रहना चाहिए। आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ रखा है 11th में कि आप जब भी कोई वर्क करते हो, व्हाट एवर बी द टाइप ऑफ वर्क,
किसी भी तरह का वर्क करते हैं तो वह वर्क किसी ना किसी एनर्जी के फॉर्म में, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स, बहुत सारे फॉर्म्स एनर्जी का है, किसी ना किसी फॉर्म में वो स्टोर रहता है किसी ना किसी सिस्टम में। लाइट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, हीट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, बहुत सारे एनर्जी है, तो किसी ना किसी एनर्जी में वो स्टोर होता है। तो ये जो वर्क हमारा वो डायपोल में यानी सिस्टम में जमा हुआ और किस फॉर्म में जमा हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जमा हुआ। और हम लोग कभी कभी इसको थोड़ा सा जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो इसको हम लोग इस तरह से नहीं रख करके थोड़ा सा एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए अक्सर हम लोग पोटेंशियल का एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा हो गया माइनस पीई और ये कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 हो गया। अब इसको हम इस तरह से जान सकते हैं। कभी कभी होता यह है कि हम लोग सिस्टम को एक स्पेसिफाइड एंगल में स्टैंडर्ड मान करके उसको रोटेट करने की बात करते हैं। तो इस तरह से अगर हम ये कहें कि हमारा जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसकी पोजीशन इनिशियल में क्या था, स्टार्टिंग में उसकी पोजीशन क्या था, तो अगर हम यूं कहें कि इनिशियली हमारा डायपोल थीटा 1 अगर 90 डिग्री पे था, 90 डिग्री पे था और फाइनल एंगल हमने जो उसको रोटेट करा थीटा 2, तो इसको हमने सिंपली थीटा ले लिया, यानी डायपोल हमारा इस तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में था और इसको हमने थीटा एंगल से रोटेट कराया। तो इस तरह से हमारे सिस्टम में एनर्जी कितना स्टोर होता है, तो ये माइनस पीई बोलेंगे और ये कॉस थीटा 2 को हमने यहां रख दिया है थीटा और माइनस कॉस थीटा 1 को हमने कर दिया है 90 डिग्री और कॉस 90 बच्चों 0 होता है। इस तरह से माइनस पीई कॉस थीटा हो गया। अगर आप उस एक्सप्रेशन को सिंपली एक स्टैंडर्ड एंगल के साथ मान के चलो तो ये हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जब एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल रहता है तो उसमें इतना एनर्जी उनके अंदर संचित, इतना एनर्जी उसके अंदर स्टोर रहता है। अब यह एक चीज ध्यान देना है बच्चों कि यहां पे हमारा जो वैल्यूज है वो वैल्यूज किस तरह का है और उस वैल्यूज का मीनिंग क्या होता है, इन सबको हम लोग देखने की यहां पे कोशिश करते हैं। हमारे पास जो ये वैल्यू आया दिस यू, थोड़ा सा डिस्कशन है पीई और कॉस थीटा। यहां पे ये जो हमारा नेगेटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू बताता है कि हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी उस डायपोल के अंदर स्टोर हुआ ये नेगेटिव एनर्जी है। इट मींस कि वह डायपोल के अंदर ये बाइंडिंग एनर्जी है, या यूं कहो कि ये एनर्जी उस डायपोल यानी सिस्टम के अंदर ये स्टोर्ड एनर्जी है। तो ये स्टोर्ड एनर्जी है डायपोल में जब डायपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा होता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड जितने भी सारा हमारा टॉपिक था जो आपके 12th बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन डिजाइन होता है, तो बच्चों हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल से कंसर्निंग नीट बेस प्रॉब्लम को देखेंगे। होप कि आप हमारे चैनल में इस तरह से आप बने रहोगे, सब्सक्राइब करके हमारे वीडियोस को आप इस तरह से वॉच करते रहोगे और इस तरह से मैं जो नया नया टॉपिक लेके आऊंगा 12th बोर्ड एग्जाम के लिए और आपके नीट के लिए, तो आप उससे फायदा ले सकते हो। तो अब जो अगला सेशन होगा बच्चों मेरा वो होगा नीट बेस्ड प्रॉब्लम ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। अब आप उस्मानी सर को दीजिए इजाजत। इस तरह से हमारे चैनल को आप देख रहे हो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत